टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। क्या एक नया वायरस फिर से दुनिया को दहशत में डाल सकता है? HMPV को लेकर बढ़ती चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह वायरस कोरोना की तरह तबाही मचाने की क्षमता रखता है या फिर यह केवल एक भ्रम है? आज हम जानेंगे HMPV वायरस की सच्चाई, इसके लक्षण और इससे जुड़े खतरों को। साथ ही विशेषज्ञों से समझेंगे कि क्या यह वायरस वाकई एक महामारी का कारण बन सकता है। डॉक्टर पालीवाल जी, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो चीन से एक वायरस का नाम सामने आ रहा था, जो अभी तक चीन में ही था, जिसका प्रवेश 2 दिन पहले हमारे भारत में भी हो गया है, जिसमें सबसे पहले जो है बच्चे को ही अभी तक जितने भी मरीज आए हैं वो बच्चों को चपेट में लिया है। तो क्या है बेसिकली ये वायरस, क्या है? ऋतु जी, आपका और राजीव टाइम्स के मैं दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपका इस वक्त का जो टॉपिक है समसामयिक है। मैं समझता हूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता वाला विषय है। जी। यदि हम इस वायरस की बात करें तो इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है, HMPV। जी। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है HMPV। यदि इस वायरस की बात करें तो अभी अचानक लोगों के जानकारी में ये नाम आया है कि इस तरह का कोई वायरस है, और साथ में लोगों के मन में ये एक गलत धारणा विकसित हो गई कि ये नया वायरस है कोई, जो अचानक चाइना से हमारे देश में पिछली बार जैसे कोरोना ने एंट्री ली थी वैसा कोरोना की तरह ही एंट्री ले रहा है और बहुत घातक है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की बात करें तो पिछले कई दशकों से हमारे देश में इसकी उपस्थिति है, और यदा कदा इसके जो केसेस होते हैं छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में खासकर इसका इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ी चीज ये होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें इसका आक्रमण होता है। यदि हम बच्चों की बात करें तो उनकी डेवलपिंग इम्यूनिटी होती है 5 साल तक। जब बच्चा पैदा होता है तो 5 साल तक उसकी इम्यूनिटी, 5 साल की उम्र तक पूरी तरह विकसित हो जाती। और अक्सर हमें देखते हैं कि 60 के बाद जब शरीर क्षीण होने लगता है तो 60 के बाद फिर इम्यूनिटी कम होना शुरू होती है। तो इसलिए इस वायरस का संक्रमण खासकर छोटे बच्चों में और 60 साल के बाद के बुजुर्गों में पाया जाता है, क्योंकि उनकी मारक क्षमता, उनकी प्रतिरोधक क्षमता, उनकी शरीर की रक्षात्मक क्षमता कम होती है, इसलिए इनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। वायरस की यदि बात करें तो वायरस सदियों से यहाँ पर है, दशकों से यहाँ पर है, इसलिए इस वायरस को नया नहीं कहा जा सकता। और यदि इसकी मारक क्षमता है, इसका जहां तक इसकी इसका असर है बहुत ज्यादा खास नहीं है। सामान्य तौर पर सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसा होता है, लेकिन चूंकि बच्चों में और बुजुर्गों में इसका थोड़ा सा समय और कभी कभार परेशानी ज्यादा होती, लेकिन इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। और लगभग 100% में भी यदि हम कहें तो गलत बात नहीं है, 100% रोगी इसके पूरी तरह ठीक होते हैं, जिसमें कुछ दिन से 1 या 1.5 सप्ताह का समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से पालीवाल जी को चीन से दृश्य आ रहे थे इस वायरस के साथ, वहां के पेशेंट के कि हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, पेशेंट रोड पर लेटे हैं अपना बेड लगा के, तो उस तरीके से उसको देखकर उस वायरस को लेके भारत में डर पैदा हो गया है, या यूं कहूं काफी पूरी दुनिया में ही डर पैदा हो गया। तो क्या ये वायरस कोरोना की तरह फैलता है? चूंकि आपने बताया इसका इलाज 100% है और 1 हफ्ते में भी ये ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी जो फैलने की क्षमता है, क्या वो काफी स्पीडली ये फैलता है लोगों में? कोरोना के जैसा है क्या ये? देखिए, किसी भी वायरस के बारे में हमको संक्षिप्त तो पहले उसकी भूमिका ये बताना पड़ेगी कि वायरस एक ऐसा जंतु है जो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में नंगी आंखों से या हमारी साधारण आंखों से नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। जी। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म जीवी जो है, सूक्ष्म जीव जो है, ये हमारे ऊपर यदि संक्रमण करता है तो हमें रोग पैदा कर देता है, और अलग अलग तरह के वायरस अलग अलग तरह के रोग पैदा करते हैं। वायरस का सबसे बड़ा व्यवहार ये होता है कि इसमें म्यूटेशन होता है। इसके हम्म। ऊपर एक जो झिल्ली होती है प्रोटीन की बनी होती है, उस प्रोटीन की झिल्ली में जो केमिकल्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं, वो नए नए प्रोटीन विकसित करके उसकी उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आता है, उसकी मारक क्षमता में परिवर्तन ले आता है, बीमारी की गंभीरता पैदा करने की उसके स्तर में परिवर्तन लेके आता है। इसको म्यूटेशन कहा जाता है। यदि हम HMPV की बात करें तो मैं अभी इस सिलसिले में किसी भी प्रकार का, चूंकि चाइना ने कोई भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि वहां की क्या स्थिति है, जितनी भी जानकारियां आ रही ये अनअधिकृत जानकारियां हैं। सोशल मीडिया में जो जानकारियां हैं उन पर हम किसी भी प्रकार से संपूर्ण तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कानून के दायरे में अभी तक सख्ती सोशल मीडिया पर नहीं हुई है
कि गलत या भ्रमित जानकारी डालना अपराध की श्रेणी में अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है। इसलिए सोशल मीडिया में जो जानकारियां आती मैं उनको बहुत विश्वसनीय नहीं मानता। हाँ, रहा जहां तक रहा सवाल चाइना का, कि वहां के कुछ ठंडे प्रदेशों में इसका असर है और रोगियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन क्या यही वायरस किसी नई मारक क्षमता के साथ या किसी नई परेशानी के साथ वहां है, इसके बारे में अभी चाइना ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। डब्ल्यूएचओ ने इस सिलसिले में किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी किसी प्रकार का एक अपना परिपत्र जारी नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परिपत्र जारी नहीं किया और चाइना पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मैं विश्व पटल पर चाइना को सबसे ज्यादा अविश्वसनीय, धोखेबाज और झूठ फरेब के साथ साथ गलत करने वाले देशों की श्रेणी में मानता हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा ही है। दूसरा, ये जो वायरस है इसके लिए आपने बताया कि इसका इलाज है, तो इसमें जो दवाइयां हैं, जो हम दवाइयां देंगे मरीज को, वो किस टाइप की दवाइयां होंगी? एंटीबायोटिक दवाइयां होंगी या नॉर्मल होंगी? मतलब इन दवाइयों के भी कोई साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? देखिए, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो सामान्य तौर पर 5 से 10 दिन के अंदर अंदर उसका संक्रमण स्वतः समाप्त होता है। बस हमें उसमें 3 अलग अलग सावधानियां रखना होती, कि एक तो जब भी किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो, तो आज के परिदृश्य में हम ये नहीं कह सकते कि किस वायरस के कारण है। तो जी। उस रोगी को जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो, उसको अपने परिवार से पृथक हो जाना चाहिए। कहीं पर यदि कारोबार में है या कहीं पर आप अपने किसी कार्यालय में, तो उससे पृथक हो जाना चाहिए। और सिर्फ रोगी को मास्क पहनना अनिवार्य होना ही चाहिए, क्योंकि अकेला रोगी जिसको सर्दी खांसी जुकाम है, यदि अकेला रोगी मास्क पहनता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से किसी और को फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो बजाय इसके पूरा परिवार या हम सब मास्क पहने, उसको आइसोलेट कर दें, और 2 4 5 दिन में आइसोलेट करने के साथ साथ उसको मास्क पहनाएं। दूसरा, यदि इस वायरस की बात करें तो ये जो निश्चित तौर पर तेजी से फैलता है, पर इसका संक्रमण घातक नहीं है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। हाँ, एक और बात आती है कि अक्सर ये भी प्रश्न वैक्सीन क्यों नहीं आया। जी। ये भी एक प्रश्न मैं इस वक्त हम्म। मीडिया में गूंजता हुआ देख रहा हूँ। जिस किसी बीमारी के वायरस या कीटाणु की संक्रमण क्षमता ज्यादा होगी, मारक क्षमता ज्यादा होगी, जिससे रोग ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी ज्यादा होगी और जिसमें मृत्यु दर ज्यादा होगी, उन्हीं के वैक्सीन विकसित किए जाते हैं। इस तरह की कम असर वाले वायरसेस के यदि वैक्सीन विकसित करेंगे तो सैकड़ों की संख्या में वैक्सीन हो जाएंगे, जिनका व्यावहारिक रूप से उपयोग में लेना और लगाना, और उससे उसकी रोगियों की, आम जनता की रक्षा करना बहुत महंगा और लगभग लगभग दुष्कर और दुर्लभ होगा या बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इस वायरस के वैक्सीन की अभी तक आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि मारक क्षमता कम है, रोगी ठीक होते हैं, इसलिए इसका वैक्सीन भी नहीं विकसित हुआ। उसके ये व्यावहारिक कारण है और ना ही जरूरत है। मतलब वायरस को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उसके प्रभाव उस तरीके से है नहीं, मतलब व्यक्ति के जीवन को इतना हार्मफुल नहीं करेगी, या मौतों का रेशो कम है, जो बात आप मुझे बता रहे हैं। इसके जी साथ मैं एक और जी। बात पूछना चाहूंगी पालीवाल जी। जो कोरोना जब आया था, वायरस ही इसे कहा जा रहा है, तो लोग उससे डर भी रहे भय हैं। इस वायरस के लिए आपने बताया मास्क का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें बहुत उपयोग में आई थी जब कोरोना आया था। तो आपको क्या लगता है, जी, मतलब इस वायरस के साथ भी हमको इन सब चीजों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? थोड़ा सोशल डिस्टेंस के साथ हमको सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए? यहाँ 2 बातें आती हैं। जी। जब कभी हमको इन्फेक्शन हो तो हमें सामान्य तौर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई बुराई नहीं है, उतनी सख्ती से ना करें, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि मास्क पहनना और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट नहीं तो 3 फीट, 3 फीट नहीं तो 2 फीट दूरी रखना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सभी के लिए हितकारी होगा। तो जी। थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहना, आइसोलेशन, इनका मैं महत्व मानता हूँ। किसी भी इंफेक्शियस डिजीज में इनका महत्व होता है, इसलिए इनको तो करना ही चाहिए। दूसरा, वायरस जो होता है इसके लिए कोई एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती। एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए अभी तक जो है, इतने अच्छे एंटीवायरल ड्रग्स नहीं आए हैं कि वो सिलेक्टिवली किसी वायरस पर उसका उपयोग किया जा सके या उस वायरस को खत्म करने के लिए किया जा सके। और यदि कोई एंटीवायरल ड्रग डेवलप हो भी जाता है, तो वायरस खुद अपना व्यवहार और अपनी क्षमता को बदल लेता है, और वो बाद में वो एंटीवायरल ड्रग किसी प्रकार का प्रभावी नहीं रह पाता है। तो ऐसे में सिर्फ हमें ये देखना है
कि उससे होने वाली जटिलताएं, खासकर कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, कई बार निमोनिया और इस तरह की चीजें होती है, तो उसमें बैक्टीरिया का या कोई और सुपरएडेड इन्फेक्शन ना हो, उसका ध्यान रखते हुए आवश्यकता अनुसार ही एंटीबायोटिक दी जाती। सारे रोगियों में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। जहां जरूरत होती है, जहां थोड़ी सी मामला गंभीरता वाला होता है या समझ में आता है कि इसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पर एंटीबायोटिक का कोई रोल होता है। अदरवाइज बहुत अच्छे से कुनकुना पानी पिलाएं, अच्छा आहार खिलाएं, पैरासीटामोल टेबलेट दें, एसिडिटी ना होने दें, नींद और भूख का अच्छे से ध्यान रखें, आइसोलेशन, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये सामान्य चीजें ही मैं समझता हूँ कि इसके इलाज में कारगर होगी, और परिवार को भी और मित्रों को भी और कार्यालय में भी किसी अन्य को इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। ये उस रोगी का नैतिक दायित्व है, व्यक्तिगत दायित्व है, जिससे कि इस प्रकार का किसी प्रकार का सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, उसका नैतिक दायित्व है कि वो अपने और अपने वालों की चिंता करे, सिर्फ खुद को आइसोलेट कर कर खुद खुद को नियंत्रण में रखकर। इस ये जो वायरस है, इसकी जांच कैसे की जाती है डॉक्टर साहब? मतलब कब जांच कराना चाहिए? क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे कि हमको लगता है कि हम इससे ग्रसित हैं और हमको इसका अब टेस्ट कराना चाहिए? और किस तरीके से इसका टेस्ट होता है? क्या इसकी भी कोई किट अलग से आती है, जैसे कोरोना के समय इस अलग एक बहुत अलग तरीके से इसका टेस्ट किया जाता था, उसके बारे में कुछ? जी, हम्म, देखिए, पहले तो ब्लड की सामान्य जांचें अपन हिसाब से कराते हैं कि वायरस के अलावा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है, तो कराना ही चाहिए। यदि बिल्कुल। सांस की तकलीफ है और ऑक्सीजन का स्तर कम हो तो एक्सरे जरूर कराना चाहिए। और उसके बाद इस वायरस के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ये वायरस अन्य वायरस की तरह ब्लड में नहीं पहुंचता। जी। ये सिर्फ हमारे श्वसन तंत्र में, हमारे फेफड़ों के पाइप में और फेफड़ों तक पहुंचता है, सांस के पाइप में रहता है। ये वायरस सिर्फ लोकलाइज्ड हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज और रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहता है। ये वायरस उनको पेनिट्रेट करके बाकी वायरस की तरह ब्लड में नहीं पहुंचता है। और ब्लड में नहीं पहुंचने के कारण इतना घातक नहीं होता, क्योंकि लोकल हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को ही। लेकिन जब रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है तो वहां पर स्वेलिंग करेगा, वहां के काम को डिस्टर्ब करेगा, तो बट नेचुरल सर्दी खांसी जैसी शिकायतें, सांस फूलने जैसी शिकायतें, निमोनिया जैसी चीजें सामने आएंगी। बाकी इसके स्पेशल टेस्ट की बात करें तो जैसे कोविड के टाइम हम गले का स्वैब लेते थे और जी। उसका आरटीपीसीआर करते थे, तो इस वायरस के लिए भी, एचएमपीवी के लिए भी आरटीपीसीआर होता है, जिसमें इस वायरस की उपस्थिति का लैब में पता लग जाता है, कि ये डिटेक्ट हो जाता है। इसकी जो पर्टिकुलर इसकी जो डिजाइन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, जाता है कि जी। ये एचएमपीवी वायरस है आसानी से। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अब सुन पा रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था। वैसे सर, जी। ये जो वायरस है, इसको फैलने की इसकी गति क्या है? जैसे कि अभी 2 दिनों में हमारे यहाँ 8 ही केस मिले हैं। और जो केस मिले हैं वो हैं बच्चों के, मतलब उन बच्चों ने 1 साल भी क्रॉस नहीं किए। सबसे पहला केस 8 महीने के जी। बच्चे का था। फिर 2 महीने की बच्ची का था, ऐसे 3 महीने की बच्ची। तो जी। मतलब ये बहुत ही छोटे बच्चों को, जबकि छोटे बच्चे तो ज्यादा लोगों के संपर्क में भी नहीं आते। और बच्चे तो घर में ही रहते हैं। जैसे मैं आपकी बात करें तो हम जब कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन बच्चों का तो मिलना भी नहीं होता, लेकिन वही वायरस के देखिए, चपेट में आए। हम और आप जब सामाजिक दायरे में अपनी मूवमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हम और आप हम्म। वायरस लेके आए, लेकिन हम्म। हमें उसके लक्षण इसलिए नहीं आएंगे कि हम हमारी एक निश्चित उम्र में प्रतिरोधक क्षमता श्रेष्ठ होती है। जी। सामान्य तौर पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 5 साल के कम उम्र में बच्चों में और 60 साल से के बाद के बुजुर्गों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, क्योंकि उस प्रतिरोधक क्षमता को अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं, बॉडी का इम्यूनिटी। तो शरीर की इम्यूनिटी विकसित होते होते 5 साल की उम्र तक शरीर की इम्यूनिटी अच्छी विकसित हो जाती है। और ये इम्यूनिटी लगातार 60 साल की उम्र तक अच्छी बनी रहती है, यदि कोई भी व्यक्ति निरोगा है तो। और 60 साल के बाद जैसे जैसे उम्र क्षीण होती है, तो शरीर की क्षीणता के साथ, उम्र की क्षीणता के साथ फिर इम्यूनिटी कम होती जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। अभी बच्चों में ये वायरस मिला है, उसके कई दो कारण हैं कि बच्चों को लेकर लोग सेंसिटिव ज्यादा है। जी। लेकिन यदि इस वायरस की बात करें तो प्रत्येक 1,000 पर 20 से 30 केसेस हिंदुस्तान में कई दशकों से हमारे बीच में हैं। लेकिन उनकी सिवेरिटी, उनसे होने वाली रोग की कठिनाइयां बहुत कम होने के कारण लोग ध्यान नहीं देते, और हमें सामान्य सर्दी खांसी बुखार समझकर उसको ट्रीट करते हैं, या नहीं, कई बार नहीं भी ट्रीट करते हैं, ठीक हो जाता है। तो कई दशकों से हिंदुस्तान में वायरस है, ऐसा नहीं कि ये चाइना से अभी आया है।
कि जी। कुछ दिनों पहले ही चाइना से आया और आते से ही बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से मिल गया। ऐसा नहीं, ये भ्रांतियां हैं। हम जब जी। कभी कहीं पर भी हमारी सोशल मूवमेंट करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हमारे साथ ये घर में आए और बच्चों को हम उसी हाथ से हैंडल करते हैं, कई बार बच्चों का चुम्बन लेते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं, बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, गोद लेते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि जो घर के वयस्क सदस्य हैं, उनसे उन बच्चों में जाने के बाद उनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण उसमें वो उसके लक्षण ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, और बच्चा निमोनिया, सर्दी, खांसी, बुखार से कई बार पीड़ित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम में नहीं हो, कई बार हम कैरियर का काम करते हैं, पर जी। हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण हमें वो सब क्लिनिकल स्टेट में रहता है, और सब क्लिनिकल स्टेट में रहने के कारण जो है वो हमें उसके किसी प्रकार के लक्षण नहीं मिलते। तो सर ये जो आपने बात कही लोगों ने सुनी, लेकिन इसमें एक चीज है कि बच्चों को चपेट मिली, आपने बताया कि हम लोगों से हो जाता है, लेकिन आजकल लोगों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, जिसके कारण हम वायरस की चपेट में आ रहे हैं। मैं बच्चों की बात करूं या हम जैसे यंग की बात करूं या बुजुर्ग की बात करूं, तो सभी लोग जो है प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वायरस की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि अब हमारी प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम होती जा रही है? देखिए, हम एक तो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित नहीं करते, दूसरा जी। हम अपने शरीर से भी तादात्म्य स्थापित नहीं करते, तीसरा हम सुविधा भोगी हो गए, चौथा हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई, पांचवा हम हमारी दिनचर्या प्रकृति के साथ लयबद्ध नहीं है, बहुत देर रात को सोते हैं और सुबह सूर्योदय के कई घंटों बाद उठते हैं। तो हमारी प्रकृति के साथ जो लयबद्धता होना चाहिए वो नहीं है। छठवां, हम खुद के साथ खिलवाड़ करते हैं, कई बार हमारा उठने बैठने का जो साइकिल चक्र है वो व्यवस्थित नहीं रहता है, खाने पीने का चक्र व्यवस्थित नहीं रहता है, और खान पान में भी मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जिस तरह का एक जो हेल्दी फूड है, हेल्दी डाइट है, उससे हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, फोर्टिफाइड फूड की तरफ आ गए, रेडीमेड फूड की तरफ आ गए, होममेड फूड के बजाय हम सप्लाइड फूड की तरफ आ गए। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा कहीं न कहीं आज आप देखते हैं स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। मेल फीमेल में आज की तारीख में आप देखें तो अल्कोहलिज्म इज, शराब का नशा भी मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में, मुझे अन्यथा न लें, पुरुषों की बराबरी में बैठकर आज की तारीख में नई जनरेशन की महिलाएं भी शराब को लेते हुए पीते हुए आजकल दिखाई देती हैं। तो हम्म। हमारे खुद के प्रति जिस तरह का हमारा व्यवहार है, इसके अलावा तनाव रहित वातावरण से हम दूर हो गए, दायित्वों हम्म। से हम इतने बंध गए कि हमारी जिंदगी झंझावातों और दौड़ भाग की तरफ चलती चली गई, और ऐसे में हम सेल्फ जस्टिस नहीं करते, चाहे वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे हम्म। वो हमारा रूटीन उठना बैठना खाना पीने का समय हो, या हमारे डाइटरी डिसिप्लिन हो। हम सारे प्राकृतिक अनुशासनों से दूर होने के कारण ही हम लोगों की नेक्स्ट जनरेशन की इम्यूनिटी या मैं समझता हूँ कि प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जा रही। जी। वैसे दिखने में मैं समझता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे दिखेंगे, हेल्दी दिखेंगे, पर जब हम्म। आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, उनके अंतस से बात पूछेंगे कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फॉर योर हेल्थ, तो वो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उनका आत्मविश्वास खुद की सेहत को लेकर डिगा हुआ मिलेगा। आपके इस प्रश्न से मैं पूरी तरह सहमत आ, हूँ, और आ, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। जी। मुझे बताएगा पालीवाल जी, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे अभी कि इस वायरस की जो भ्रामक जानकारियों से लोग डरे, मतलब ये वायरस जो है खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसकी जानकारियां मिल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो लोगों को भय का कारण बन रही है, तो क्या कृपया हम हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या करना चाहिए और किन चीजों को सुनकर किसी भी प्रकार का पैनिक नहीं होना चाहिए? पहला बिंदु ये है कि जो हम वीडियोस देख रहे हैं कि क्या वो सच में चाइना के हैं, या पुराने कोविड के टाइम के कुछ वीडियोस को उन्होंने डेट और बाकी एडिशनल अल्टरेशन करके फिर से नए सिरे से अपलोड करना शुरू किया। तो पहले तो हम सोशल मीडिया पर आने वाली जो वीडियोस है उनकी विश्वसनीयता को पहले चेक करें, और यदि विश्वसनीय नहीं है तो फिर उन पर विश्वास नहीं करें। सामान्य तौर पर यह बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हम यदि इस वायरस की बात करें तो फिलहाल ये कई वर्षों से हमारे बीच में है, इसलिए इससे डरने, घबराने या भय में आने की जरूरत नहीं है। यदि इससे इस तरह की किसी प्रकार की बात होती तो 13 जनवरी से कुंभ का मेला हो रहा है। जी। तो कुंभ के मेले में जहाँ 40 करोड़ लोगों के जाने की अपेक्षाएं हैं, या उपस्थिति की अपेक्षाएं कि एक महीने में 40 करोड़ लोग रहेंगे, तो हम्म। शासन बड़े स्तर पर इस बारे में कहीं न कहीं नोटिफिकेशन लेती है। और तीसरी चीज, आज की तारीख में इस तरह का कोई भी संक्रमण आता है तो प्रदेश और देश की सरकारें बहुत सजग हैं,
उनके नोटिफिकेशन बहुत सपाटे से डॉक्टर्स के बीच में जाते हैं। चौथी चीज, आईसीएमआर तरफ से इस तरह का हम लोगों को कोई गाइडलाइंस है किसी प्रकार की कोई अभी तक जानकारी नहीं आई कि इससे सतर्क रहने की कोई बड़ी बात है। पांचवी चीज, अभी तक किसी प्रकार की हिंदुस्तान में मृत्यु नहीं हुई। छठवीं चीज, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो भय रहित वातावरण में इस वायरस से भय खाने की जरूरत नहीं है। सर्दी खांसी, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम की तरह होगा। हाँ, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखना है। रहा सवाल हमारे खुद के बारे में, तो हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा खुद के प्रति सेल्फ जस्टिफाइड व्यवहार होना चाहिए। चाहे वो हमारे डाइटरी डिसिप्लिन हो, चाहे हमारा रूटीन हो, चाहे हमारी एक्टिविटीज हो, चाहे हमारा ऑफिस वर्क हो, चाहे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो, इनमें यदि हम अपना स्वयं स्वतः अनुशासित रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। एक सामान्य सर्दी खांसी जुकाम बुखार की तरह आएगा, चला जाएगा, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पालीवाल जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। राजीव टाइम्स की ओर से धन्यवाद करती हूँ। आपने ये कीमती समय हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। ऋतु जी, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जी।